भारत को दिवालिया होने से किसने बचाया था? जानिए उस गुमनाम नायक की कहानी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब भारत के पास सिर्फ 7 दिन की विदेशी मुद्रा भंडार बचा था? क्या आपको मालूम है ये? क्या आप जानते हैं कि अगर उस वक्त एक साहसिक फैसला नहीं लिया जाता तो भारत दुनिया के उन देशों की सूची में शामिल हो सकता था जिन्हें आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित किया जाता है। यानी कि हमारा देश दुनिया के उन राष्ट्रों में शामिल होता है जिन्हें दिवालिया घोषित करना पड़ता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, उस वक्त भारत को बचाने वाला असली नायक कौन था? क्या आप जानते हैं? क्या वो प्रधानमंत्री थे? क्या वो वित्त मंत्री थे? या फिर एक ऐसे ऑफिसर जिनका नाम आज तक बहुत कम लोग जानते हैं? जी हाँ, अक्सर आपने सुना होगा जब भारत में 1991-92 में आर्थिक संकट आया था तो मनमोहन सिंह जी का नाम सुनते हैं, आप पीवी नरसिम्हा राव का नाम सुनते हैं, इवन कि कई लोग सुब्रमण्यम स्वामी का भी जिक्र करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत को इस आर्थिक महासंकट से किसने उबारा था? आज का ये वार्ता प्रभात का अंक उसी महान ऑफिसर को समर्पित है। हम चाहते हैं कि आप लोग उस महान विभूति का नाम जरूर जानें और अपने बच्चों को भी ये बताएं, जिससे आपको पता लगे कि वो महान व्यक्ति कौन था। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के आर्थिक इतिहास की वो कहानी जिसे देश की दशा बदल दी। 1991, याद कीजिए, बहुत कम लोग जानते हैं, जो सीनियर लोग जानते होंगे उन्हें शायद 1991 बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जब भारत आर्थिक खाई के किनारे पर था। जनवरी 1991, दिल्ली में ठंडी रात, लेकिन सत्ता के गलियारों में ज्यादा ठंड हो चुकी थी। भारत की अर्थव्यवस्था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त हो चुका था। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी और महंगाई लगातार बढ़ रही थी। खाड़ी युद्ध के कारण आयात महंगा हो चुका था और विदेश निवेशकों का भारत पे भरोसा उठ रहा था और वो भारत से बहुत ज्यादा दूरी बनाए रखना चाहते थे। सबसे बड़ी बात, क्या देश के पास केवल 7 दिन का आयात के लायक विदेशी मुद्रा भंडार बचा था? इसका मतलब साफ है, अगर कुछ दिनों के भीतर विदेशी मुद्रा नहीं जुटाई जाती तो पेट्रोल, दवाइयां, खाद्य तेल और कई जरूरी सामान हम आयात नहीं कर पाते। संकट इतना बड़ा कैसे हुआ? सबसे पहले इसको जानते हैं कि आखिर संकट इतना बड़ा कैसे हुआ। इस संकट की शुरुआत एक दिन से नहीं हुई। जैसा कि आप जानते हैं, इतना बड़ा आर्थिक संकट एक दिन में नहीं आ सकता। 1980 का दशक याद करते, 1980 के दशक के अंत तक भारत लगातार विदेशी कर्ज ले रहा था। सरकारी खर्च बढ़ रहा था, राजकोषीय घाटा नियंत्रण से बाहर हो रहा था। उधर 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, खाड़ी युद्ध शुरू हुआ और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हो गए, तेल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। भारत का जो आयात बिल है वो एकदम से बढ़ गया। इसी दौरान हजारों भारतीय खाड़ी देशों से वापस लौटे। विदेश से आने वाले डॉलर की आमद भी कम हो गई, यानी जिसको हम रेमिटेंस मनी कहते हैं, वो भी लगभग ना के बराबर हो गई। विदेशी निवेशकों ने भारत पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक भारत को नया कर्ज देने से हिचकिचाने लगे। तब सामने आया एक ऐसा चौंकाने वाला प्रस्ताव। देश की सरकार थी, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में
वो अल्पमत वाली सरकार थी जिसे कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। सरकार समाधान खोज रही थी। वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच लगातार बैठकें हो रही थी। इसी दौरान आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमन ने एक ऐसा सुझाव दिया जिसने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर देश के पास डॉलर नहीं है तो हमारे पास सोना तो है, क्यों ना उस सोने को विदेश में गिरवी रखकर विदेशी मुद्रा जुटाई जाए। यह सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह भारत की प्रतिष्ठा का प्रश्न था। मनमोहन सिंह और चंद्रशेखर की भूमिका उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जब उन्होंने ये प्रस्ताव बताया गया तो वो भी हैरान रह गए, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर थी कि मामला तुरंत प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के सामने रखा गया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात सुनी और इसके जोखिम समझे और अंत में इस ऐतिहासिक निर्णय को उन्होंने मंजूरी दी। तो आपको प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी को भी याद करना चाहिए। उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये ज़रूर याद कीजिएगा, उन्होंने कभी भारत को आर्थिक संकट से उबारने में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि कांग्रेस नेता राजीव गांधी को इसकी जानकारी दी जाए, क्योंकि उनकी पार्टी सरकार को बराबर बाहर से समर्थन दे रही थी। राजीव गांधी ने भी इसका विरोध नहीं किया। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने भी सहमति दे दी। सरकार गिर गई, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, लेकिन फैसला नहीं रुका। चंद्रशेखर कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन आर्थिक संकट किसी चुनाव का इंतजार नहीं कर सकता था। सोना गिरवी रखने की पूरी प्रक्रिया जारी रही और अंतिम फाइल वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के हस्ताक्षर के लिए पहुंची। वो पटना में थे। अधिकारियों ने पूरी स्थिति समझाई यशवंत सिन्हा जी को और उन्होंने वहीं से मंजूरी दे दी। यहीं से शुरू होता है भारतीय इतिहास का सबसे साहसिक आर्थिक ऑपरेशन। कितना सोना गिरवी रखा गया था? पहले चरण में लगभग 20 टन सोना विदेश भेजा गया। ये वो सोना था जो वर्षों में तस्करी के मामलों में जब्त किया गया था, लेकिन इससे पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं मिली। इसके बाद करीब 47 टन अतिरिक्त सोना भी विदेश भेजना पड़ा। कुल मिलाकर लगभग 67 टन सोना अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास गिरवी रखा गया। सोना कहां से आया और कहां गया? सोना भारत से भेजा गया। पहली खेप जो थी वो स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक पहुंची। दूसरी खेप बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास रखी गई। इसके बदले भारत को विदेशी मुद्रा मिली और देश तत्कालीन आर्थिक डिफॉल्ट होने से बच गया, यानी देश दिवालिया होने से बच गया। दुनिया को इस ऑपरेशन का पता कैसे चला? सरकार चाहती थी कि पूरा ऑपरेशन पूरी तरह से गोपनीय रहे, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार की नज़र एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा के बीच चल रही आरबीआई की वैनों पर पड़ी। जिज्ञासा बढ़ी, पड़ताल हुई और फिर देश को पता चला कि भारत अपना सोना विदेश भेज चुका है। यह खबर पूरे देश में सनसनी बन गई। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि आर्थिक संकट कितना गंभीर होता है, इसके दुष्परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या भारत ने अपना सोना खो दिया था? यह सवाल आज भी कई लोग पूछते रहते हैं। जवाब है नहीं, सोना बेचा नहीं गया था, इसे केवल गिरवी रखा गया था। जब भारत की आर्थिक स्थिति सुधरी और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ, तब पूरा सोना वापस भारत लाया गया। यानी ये फैसला अस्थायी था, लेकिन इसका प्रभाव स्थायी साबित हुआ। इस फैसले ने भारत को कैसे बदल दिया? 1991 को इसी संकट ने आगे चलकर भारत के बड़े आर्थिक सुधारों का रास्ता खोला। नई औद्योगिक नीति बनी, लाइसेंस राज कमजोर हुआ, विदेशी निवेश के रास्ते खुले
और यानी एफडीआई, अर्थव्यवस्था उदार हुई और फिर धीरे धीरे भारत जो कभी 7 दिनों के विदेशी मुद्रा भंडार पर खड़ा था, आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसके पास सैकड़ों अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है। इतिहास अक्सर नेताओं को याद रखता है, लेकिन इस बार देश को बचाने वाला असली नायक सुर्खियों से दूर रह जाते हैं। 1991 का सोना गिरवी रखने का फैसला ऐसा ही एक कहानी है। इसमें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति, डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक समझ, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की सहमति और सबसे बढ़कर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर एस वेंकट राघवन की दूरदर्शिता ने मिलकर भारत को डिफॉल्ट होने से बचाया। तो इस कहानी का नायक आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर एस वेंकटरमन जी थे। इसी वजह से आज 3 दशकों बाद भी 1991 का यह निर्णय भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे साहसिक निर्णयों में माना जाता है। अब आपकी राय में, अगर उस समय भारत सोना गिरवी रखने का फैसला नहीं करता तो क्या देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो सकता था? क्या आज की पीढ़ी को 1991 आर्थिक संकट के बारे में और अधिक जानना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको संवाद का ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वार्ता प्रदाबाद जो आपकी अपनी चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे वार्ता प्रभात के अगले अंक में। आपको वार्ता प्रभात कार्यक्रम कैसा लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आप वार्ता प्रभात में के इस कार्यक्रम संवाद में अगला अंक कैसा हो, किस विषय पे हो, इस पे भी हमें सुझाव भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों पे हम ज़रूर एपिसोड बनाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, अगले अंक में। तब तक के लिए अपने इस होस्ट अमित को दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।